सत्य को खोजने वाले सभी साधकों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। और आज भूमिका ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ये व्हाई दे आर डूइंग दिस का तीसरा पार्ट है। वैसे चौथा है, लेकिन नंबरिंग जहाँ से शुरू करी उस हिसाब से पार्ट 3। तो आप लोगों ने पिछले पार्टों को बहुत सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि और अच्छा काम करें और आगे जाएं, आपको और कुछ बतलाएं। हालांकि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं तब भी और तब भी, लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो लगता है कि आप सुन रहे हैं, मतलब हमारी कोशिश कामयाब हो रही। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे जाने से पहले बस 1 मिनट और लूँगा कि सबसे पहले तो अगर आपको बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। तो जो वास्तव में समझना चाहते हैं वो कृपया पूरा सुने, और जो पहली बार इसे देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में देख लें, वाई दे आर डूइंग दिस वाली प्लेलिस्ट में, और उसमें पुराने पार्ट्स भी मिलेंगे। तो पहले वीडियो से आगे की तरफ एक पहला पार्ट है जिसमें कोई पार्ट नंबर नहीं लिखा हुआ है, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आई थिंक, अगर मैं सही हूँ और मैं भूल जाता हूँ, हो सकता है मैंने सीधा पार्ट 2 बना दिया हो, तो उस हिसाब से भी ये पार्ट 3 है। तो वो आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा मेरी मेमोरी कम है। दूसरा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा। इंस्टा को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए ताकि आपको शॉर्ट्स रील्स वगैरह मिलती रहें। और इसको चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए अपडेट्स आते रहे। जैसे हमारी संडे की मीट होती है ओपन, तो मैं देख रहा हूँ 2 बार से बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक आध दुक्का कोई बोलता है। अगर इसी तरह से रहा तो शायद अगले 1-2 महीने बाद मैं उसे फिर से बंद कर दूँ, क्योंकि जब आपको इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों अपना समय ख़राब करूँ। मेरे ही ग्रुप के लोग अगर वहाँ आने हैं तो उनसे तो मेरी वैसे भी बात हो जाती है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया किस तरह नागाज़ ने और अनुनाकीज़ ने अपनी अपनी सल्तनतें अलग अलग जगह बनाई और इनमें हमेशा से युद्ध होते रहे, और यही देवासुर संग्राम कहलाए वेदों के हिसाब से। क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग अपने आप को, खासकर सुमेरियंस, देव बोलते थे। सारी ब्लैक रेसेस थी बेसिकली। जो मेसोपोटामिया साइड में भी जो भी रहती थी वहाँ पे अकैडियंस हुए हैं, असीरियंस हुए हैं, हूण हुए हैं, शक हुए हैं। ये जो खानाबदोश प्रजातियाँ ही थी, हूण, शक, मंगोल, ये भी सब ब्लैक रेसेस रही हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी शासक हुए आगे भी, जो लेटेस्ट आपको पता है जैसे रानी लक्ष्मीबाई वगैरह हैं, ये सभी लोग ब्लैक हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हुए, लेकिन इनका कहीं ना कहीं नागवंश से कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक रहा है। और सुमेरियंस भी ब्लैक ही थे। और जब अनुनाकीस का उनके साथ जो भी हुआ, कैसे हुआ म्यूटेशन, क्योंकि फिज़िकली तो शायद वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो भी हुआ वो भी ब्लैक ही थे। बाद में समय काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे उनका पिगमेंट कलर वाइट होता गया। तो मैं नहीं कह सकता जब इंद्र यहाँ आया था तो वो वाइट था, ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्लैक था ये कहना आसान है, लेकिन वाइट था ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो सभी ब्लैक रेसेस थी, ऐसी बात नहीं है। तो इनमें कुछ आनुवंशिक कारण रहे, और धीरे धीरे जो जलवायु के हिसाब से भी पिगमेंट कलर कुछ 3-4-5 पीढ़ी बाद धीरे धीरे
चेंज होने लगता है। तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा अभी। जैसे एक सज्जन ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जी नागों में अच्छे लोग थे, नाग बेशक बेसिकली अच्छे हैं, और आपको बुद्ध की मूर्ति पर नाग दिखेंगे, उसकी मूर्ति पर नाग दिखेंगे, और ये जो रेप्टिलियंस है, ड्रैकोनियंस, ये अलग हैं, ये छिपकली टाइप के हैं। तो देखिए, पहली बात तो एक वीडियो सुन के किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। दूसरी बात, जब मैं नाग कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने कहा नाग ही रेप्टिलियंस हैं, जिन्हें हम नागाज बोल रहे हैं, यहाँ नाग जाति बोल रहे हैं, वही रेप्टिलियंस है। अब रेप्टिलियन एक इतना बड़ा शब्द है, इसमें मकसरी सर्प इसे कहते हैं हिंदी में, यानी इसमें छिपकली, मगरमच्छ, सांप जैसे चलने वाले, केंचुए वेचुए सब आ गए। तो जैसे कि मनुष्य जाति में भी सारे लोग अच्छे नहीं हैं और सारे लोग बुरे नहीं हैं, उसी तरीके से रेप्टिलियंस, जिसे मैं नागाज बोल रहा हूँ, नाग जाति बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय शब्द के अर्थ अलग थे, आज के शब्दों के अर्थ अलग है। मैंने पिछली बार बताया भी आपको अंतरिक्ष, कि ऋग्वेद का अंतरिक्ष मेसोपोटामिया है, क्योंकि जिस समय ऋग्वेद लिखा जा रहा था उस समय उनको पता ही नहीं था कि इस अर्थ के बाहर भी जा सकते हैं। ऋग्वेद में साफ लिखा है, सूर्य की गति नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होती है। उनको नहीं पता था कि ये गोल घूमता है, अर्थ के घूमने की वजह से ये दिन रात होता है। वो कहते हैं सूर्य सीधा ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, फिर सुबह को ऊपर चढ़ता है, ये उनकी गति। तो उस समय आप सोचें कि वो कहें कि अंतरिक्ष इज स्पेस, नहीं। जब अंतरिक्ष जिसे हम आज अंतरिक्ष मानते हैं, जब उसे खोजा गया स्पेस को, जब वेस्टर्न साइंस ने इसे खोजा, तब उसका इक्विवेलेंट वर्ड उन्होंने अंतरिक्ष दे दिया हिंदी में। लेकिन ऋग्वेद का अंतरिक्ष मेसोपोटामिया है। ऐसे ही उस समय की जो नाग जाति है, इट इज रिप्रेजेंटिंग रेप्टिलियन, उसमें सब आ गए। अब सारे नाग अच्छे हैं ये भी नहीं कह सकते, और सारे नाग बुरे हैं, हर एक में अच्छे बुरे सब हैं। तो पहले मैं एक चीज का खंडन करना चाहूंगा। मैंने हमारा इतिहास में बताया कि ब्राह्मण लोगों ने ही महायान की शुरुआत की, और फिर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये गलत निकला। जैसे जैसे मैं अब आगे पढ़ रहा हूँ, नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया, नवल वियोगी जी की जो बुक है उसे पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बहुत कनेक्शन मिल रहे हैं। उस बंदे ने इतना काम किया है, वो सुमेरिया, इजिप्ट, हर जगह पहुंचा है और हर जगह की उसने समावेश किया है। नागाज को समझने में इस बुक ने बड़ी मदद करी और आगे भी कर रही। जब इंद्र यहां आया, सबसे पहले जब भी कोई इधर आता था तो तक्षशिला सबसे पहले पड़ता था, सिंधु नदी के पास। वहीं से होके कश्मीर की साइड, पंजाब की साइड एंट्री मिलती थी। वहां तक्षशिला में बहुत बड़ा नागों का केंद्र था। व्रत नाग, उस समय जिसे व्रतासुर बोला गया, वो वहां का राजा था। तो जब इंद्र यहां आया तो वहां पे एक पात्र है त्रिशिरा। त्रिशिरा को हिंदी में अगर आप तोड़ेंगे तो, या संस्कृत में भी समझे, त्रिशिरा मतलब 3 सर वाला। अब 3 सर वाले आदमी तो हुए नहीं, उस समय नागों का दौर था। और उसमें बताया भी है कि वो नाग रेस से, मैं देखता हूं अगर मुझे वो मिल जाए, मैंने शायद उसको मार्क भी किया है, देखता हूं अगर वो मिल जाता है तो आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। त्रिशिरा नहीं, ये नहीं है, कहीं पीछे निकल गया। ये पढ़ते तो बहुत कुछ है सर। अभी इसमें तो जैसे आदि जैन तीर्थंकर और ये जो बुद्ध हैं, ये भी नाग रेस से हैं। ये इक्ष्वाकु वंश, जिसे ये आ गया जी, इक्ष्वाकु वंश जो है जिससे राम बताए जाते हैं, वो भी नाग हैं। और इक्ष्वाकु जो हैं वो वहाँ हुए हैं मेसोपोटामिया में। तो
एक त्वष्टा हुआ है उसमें ऋग्वेद में, तो उसने इंद्र को बोला कि आप वज्र बनाइए, टू किल अहि वृत्र। अहि से मतलब नाग होता है, नाग वृत्त को मारने के लिए आप वज्र बनाइए। तो इसके रिस्पॉन्स में इंदिरा ने त्रिशरा, इसमें स्पेशल लिखा है 3 हेडेड, तो त्रिशरा को जो त्वष्टा का पुत्र था उसे अपना पुजारी घोषित किया। उस समय पुजारियों की ताकत बहुत होती थी, और इसी त्रिशरा को विश्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन बाद में इंद्र को यह डर लगा कि कुछ रिवोल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ त्रिशरा, क्योंकि ये नागों में से है। पहले उसने अपनी तरफ मिलाया उसको पृष्ठ बना के, ताकि कुछ नाग रेस उसकी तरफ झुक सकें, लेकिन उसने क्या किया, ब्रोक हेड ऑफ विश्वरूप सन ऑफ त्रिष्टा, मतलब वही त्रिशरा का नाम ही विश्वरूप है, तो उसने विश्वरूप के सिरों को फोड़ दिया। इसमें लिखा है विश्वरूप सन ऑफ त्वष्टा नेफ्यू ऑफ असुर एंड प्रीस्ट ऑफ गॉड। तो ये नाती था असुरों का, और असुर सारे नाग थे, तो ऑब्वियसली ये नाग था। हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा अहिदाहक ऑफ अवेस्ता। जैन अवेस्ता में जो अजही दाहक है वो भी यही है, त्रिसुरा। ये कह रहा है मेंशन इन ऋग्वेदा एंड अजही दाहक ऑफ अवेस्ता इन वन एंड द सेम, ये दोनों सेम है। इन यास्ट 9 दाहक हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज त्रिमुखा एंड त्रिशिरा। कोई यास्ट 9 करके है, शायद इसमें हो अवेस्ता में, तो उसमें त्रिमुख बोला गया है इसको, त्रिमुखा। एंड संस्कृत फ्रॉम ऑफ दाहक वुड बी दासा। तो यहाँ के लोगों को दास कहा जाता था। तो दास का मतलब हमारे यहाँ स्लेव है अभी नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन वो दास नहीं है, उनको दास बोला ही जाता था नागों को। बहुत से राजाओं के नाम में दास लगता था उस समय। द त्रिशरा द प्रीस्ट ऑफ इंद्र डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा वाज ए असुर इज क्लियर फ्रॉम तैत्रेय संहिता, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट द असुरा एंड दासा वर वन ऑफ द सेम एंड दीज दासा वर अही और सरपेंट, यानी नाग थे वो दास। आल्सो हैज असुरा वाज आल्सो नागास, तो जो असुर थे वो भी नागास थे। और इसको पढ़ के ये भी समझ में आता है, देखिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर पाएँ, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे के पार्ट्स के साथ सेट होना मुश्किल हो जाएगा आपको। मेरे को तो पता है, मेरे को आपको मतलब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैं तो समझ चुका हूँ। चाहता हूँ कि आप भी समझें इस चीज़ को, और जो अपने अंदर जो गर्दा जमा हुआ है उसको निकालें, चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। तो ये बात अभी चल रही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति के आसपास की, जो ये सब हो रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अलग अलग नाग प्रजातियां, मैक्सिमम नाग प्रजातियां, यादवाज आल्सो फ्रॉम नागास, इसमें पढ़िए आप समझ में आएगा। कोली आर फ्रॉम नागास, ब्राह्मणों को छोड़ के। और इसमें जो क्षत्रिय वर्ड है, इन्होंने कहा क्षत्रिय, जब वो कहते हैं नागास को, तो क्षत्रिय उसमें एक जो भी शासन करने वाला है उसको क्षत्रिय बोला जाता था उस समय की भाषा के हिसाब से ब्राह्मणों की, क्योंकि बाकी कुछ तो छोड़ा नहीं इन लोगों ने। भाई पाली वाली के ग्रंथ तो यहाँ मिल नहीं रहे, अब वो सब जला डाले। इसीलिए एक बहुत बड़े समय का जो इतिहास है वो हमें केवल ब्राह्मणों की जो कविताएं लिखी हुई हैं अलग अलग, जैसे शंकर विश्व विजय करके जो नाटक है उससे शंकराचार्य की कहानी निकलती। अब शंकराचार्य असल में हुए हैं नहीं हुए हैं, वैसे ही थे नहीं थे। अब कवि का तो आपको पता है, वो तो अतिशयोक्ति करता, वो तो सूरज को पृथ्वी पे ला दे, अपनी प्रेयसी के मुख में चांद इमेजिन करने लगे। वो गजल है जगजीत सिंह की,
चांद में तो दाग है, आप में वो भी नहीं, तो कुछ भी कर सकता कभी। तो ये जो अंग्रेज आए हैं स्कॉलर्स, जिनको इसको जानने की इच्छा हुई, क्योंकि हमने तो मान लिया था, जो ब्राह्मणों ने कह दिया हमने मान लिया। उसका प्रमाण ये है, अब मुझे मुगल शासक का नाम याद नहीं है, लेकिन उसने जब पाली का अभिलेख देखा स्तंभ पे, शायद कोई अशोक का स्तंभ था, तो उन्होंने बाकायदा उसकी प्रतिलिपि बनवा के, उन्हें लगता था कि यहाँ के जो प्रीस्ट हैं, ब्राह्मण हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एलीट क्लास है, उन्होंने ऐसा ही दर्शाया था शुरू से सबको। मुगल यहाँ के थे नहीं, उन्होंने जो बताया गया। अब सारे में तो यही था कि ब्राह्मण आर द एलीट क्लास एंड दे आर वेरी मतलब एनलाइटेंड एंड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञान बहुत है। तो उन्होंने वहाँ भेजा उसको, प्रतिलिपि को, कि भाई इनसे पढ़वाते हैं। तो बनारस के कुछ ईमानदार पंडितों ने तो कह दिया जी हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन एक दो को पढ़ाया उन्होंने, उसमें से महाभारत की कहानियां बता दी, क्योंकि पढ़ तो उसे कोई भी नहीं पा रहा, इतने तेज थे ये लोग। वो बना दिया कुछ महाभारत की कहानी, उसको सुना दी। ये तो भला हो इन अंग्रेज खोजकर्ताओं का कि इन्हें अफगानिस्तान वगैरह में पाली के सापेक्ष खरोष्टी और यूनानी लिपि मिल गई। अब यूनानी तो वो पढ़ रहे थे, खरोष्टी भी कई कई जगह पढ़ी जा सकती थी, लेकिन यूनानी जो मिली, क्योंकि ग्रीक में लेटर्स नहीं चेंज हुए, वो एज इट इज़ है, तो ग्रीक से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर खोजना शुरू किया, तब जाके पाली हमको मिल पाई और तब जाके हमें ये इतिहास मिल पाए अशोक वगैरह के। हमने तो मान लिया था जो इन लोगों ने कहा। तो उस समय का शब्द का अर्थ अलग है, अब का शब्द का अर्थ अलग है। तो नागाज जब मैं कह रहा हूं, तो आप सरपेंट्स की बात ना करें, उसमें रेप्टिलियंस की बात करें। अब उसमें कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। नागों में भी अगर आप नाग मतलब स्पेशल सरपेंट्स, जो नाग वाले हेड वाले थे, उनमें भी अच्छे बुरे दोनों थे। अब हुआ क्या, ये प्रमाण मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तक कि ये नाग लोग आके स्वयं हमारे जो शासक थे उनकी औरतों के साथ सेक्स किया करते थे। एंड दैट इज मतलब वो लोग घूमते भी होंगे मेरे हिसाब से, और उनको बड़ी रेस्पेक्ट से देखा जाता था शायद, पक्का नहीं है, मैं नहीं था उस समय पे, लेकिन जैसा प्रमाण मिल रहा है उस हिसाब से। यदि इंद्र को त्रिशिरा मिलता है, 3 सिर वाला मिलता है, यदि अहोर ये जैन अवस्था में यदि उसका जिक्र है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, इसका मतलब उन्हें देखा होगा लोगों ने। और ये सोते थे, क्योंकि इसी कथा में पता चला, इसी कहानी में, कि जो अलेक्जेंडर था उसकी पत्नी के साथ एक नाग सोता था, और उसके बाप ने जब पैदा हुआ उसने पूछा क्या ये इसी का पुत्र है, वो उसने उसकी औरत ने कहा हाँ ये इसी का पुत्र है। और आप देखिए जितने नागों से पैदा हुए उन्होंने सबने राज्य किया। अलेक्जेंडर ने पूरा कितना लंबा कब्जा किया, कितनी बड़ी जमीन जीती ग्रीस के लिए, यूनान के लिए। ऐसे ही यहाँ जितने राजा हुए आप देखें, सब के ऊपर नागों की हुआ। अब मैक्सिमम तो हमने बुद्ध बता दिए, कुछ बुद्ध हैं भी, क्योंकि बुद्ध भी जो है नाग रेस में से ही थे, नागाज में से ही थे। अब इसमें तो बहुत कुछ है, इस किताब की बात करने लगूँ तो बहुत सारे वो बन जाएंगे। तो मैं अपनी जो वो है वो सुई वहीं पर रखना चाहता हूँ कि हाउ वाई दे आर डूइंग दिस, इसका इससे वो है। तो ऐसे ही ये सब चलता रहा। बाकी तो जिस जिस मान लीजिए कोई 7 फनों वाले नाग से पैदा है, तो कहीं उसका वंश उससे चला, तो उन्होंने उसको अपना आइडल मान लिया, उसको अपना पूजनीय मान लिया। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, जैसे मैंने महादेव का बताया था, महादेव से जो महादेव आए, तो ऐसे ही उन्होंने उसको आइडल, किसी किसी का 5 फन वाला नाग है तो उसने उसका आइडल मान लिया, वो उसकी पूजा कर रहा है। और किसी का 3 फन वाला नाग है तो वो उसकी पूजा कर रहा है। और उसी के हिसाब से मान लीजिए जिस बुद्ध को क्योंकि प्रतिमाएं बननी शुरू हुई हैं फर्स्ट एडी के बाद से, 10 एडी के बाद से, उससे पहले प्रतिमाएं नहीं थी। तो वहां तक आते आते मान लीजिए मेरा नागवंश जो है उसमें मैं 3 फन वाले नाग की पूजा करता हूँ, मेरे लिए वो पूजनीय है। अब मैंने वहाँ बुद्ध बिठाए,
मैंने बुद्ध को अपना ईश्वर माना, बौद्धिज्म में आया मैं महायान में, क्योंकि मूर्तियाँ महायान में। मैं महायान में आया तो मैंने 3 वाला नाग उसके ऊपर बिठा दिया कि मैं इतनी इज्जत करता हूँ बुद्ध की कि जो मेरा आइडल है, जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा वंश चला है, वो 3 फन वाला नाग उस मूर्ति के ऊपर बैठा है। उसको आशीर्वाद, मतलब उस पर उसका भी वो भी आशीर्वाद दे रहा है। बुद्ध को इसे ऐसे देखना चाहिए। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने बोला ना, ये इतिहास पेंडोरा बॉक्स है, इसमें से जो चाहो निकाल लो, आपका जो मर्जी करे वो उठा के निकाल लो, वो हो जाएगा। तो इस तरह से होते होते ये मूर्ति तक आया, और असली जो कुषाण शासक हुआ, जिसने ये बद्रीनाथ केदारनाथ आदि में सूर्य की प्रतिमाएं स्थापित करी, शक था वो, क्या नाम था उसका, अब देखो सारे नाम याद आएंगे, मिनांडर विनांडर सब याद आ रहे हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा। और जिसने चतुर्थ संगीति कराई थी बुद्ध की, खैर आप ढूंढ लीजिएगा, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बीच में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो वहां से महायान शुरू हुआ। और मैं समझता हूं कि जो मेरी पुरानी वो थी कि ये ब्राह्मणों ने कब्जा करने के चक्कर में महायान बनाया, नहीं, महायान कुछ अच्छे नागाओं द्वारा बनाया गया था। क्योंकि देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं वो भी मेरे हिसाब से कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख कर ही करते हैं, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। महायान की टीचिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल, जो मुझे अब पता चला। लेकिन महायान जैसे जैसे बढ़ने लगा, ठीक है वो मूर्ति पूजा में थे, कुछ भी थे, लेकिन उनकी टीचिंग्स जो हैं वो असली आपको तिब्बत में मिलेंगी। चाइना में भी नहीं है वो उतनी एक्यूरेट। अब वो तिब्बत से कुछ ले गए हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फाहियान भी बहुत बाद में आया, 600-700 ईस्वी में आया। तो महायान की जो टीचिंग्स हैं, अगर आप उन्हें समझें, दे आर ट्रिमेंडस। और महायान में ही सहजयान हुआ है। जो ये वज्रयान और तंत्रयान है, ये नेगेटिव नागा उसके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उसमें सिद्धियों का वर्णन है। जैसे मैंने कहा, आप सुपर ह्यूमन हैं, यदि आप अमुक सिद्धि कर लेते तो आप वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महायान सिद्धियों की बात नहीं करता, महायान अपने से जुड़ने की बात करता है। महायान, अब मैं, भाई देखो, महायान तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो टीचिंग्स महायान में मिलती हैं वही मैंने सहयोग से प्राप्त की हैं। जो महायान सिखा रहा है वो मैंने सहयोग से प्राप्त कर लिया है। जो छोटा मोटा मुझे एविडेंस इधर उधर मिले तो मैंने उन्हें समझा। तो महायान क्योंकि एक अच्छी टीचिंग दे रहा था, लेकिन अब मनुष्य की आदत है, उसको तुरंत चाहिए सब कुछ। तो वज्रयान और तंत्रयान आया, उसमें अमुक सिद्धियां थी। और आप देखेंगे कुंडलिनी को भी सरपेंट की तरह दिखाया गया, और कहीं भी कुंडलिनी को जब प्रदर्शित करते हैं एक सांप की तरह ही प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये नागाओं द्वारा हमको मिली है। महायान में शायद कुंडलिनी का जिक्र नहीं है, वो तो आगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि तंत्रयान और वज्रयान में दिखाई देती है उसमें, लेकिन महायान में भी हो तो हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन महायान में जो कुंडलिनी शक्ति है वो सहयोग की तरह ही है, जो मैं सिखाता हूँ। उनके अपने तरीके हैं, और समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से तरीके चेंज भी होते हैं। खेल सारा आपके माइंड और आपके हार्ट, इन दोनों को सेट करने का है। लेकिन यदि आप वज्रयान और तंत्रयान में जाएंगे तो आप अमुक सिद्धियों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि एक बगलामुखी साधना होती है तंत्रयान में, ये जितना भी तांत्रिक और ये गोरखनाथ पंथ है, ये सारा उसी वज्रयान तंत्रयान से निकला हुआ। अघोर भी वहीं से निकला, ये हिंदू नहीं। ये तो बाद में जब इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और 300 ईस्वी के बाद से
इन लोगों ने जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो ये सुमेरियंस हैं, उन पुस्तकों में जब एडिशन करना, डिलीशन करना शुरू किया, उससे पहले तक सब ओरिजिनल है। अब मैंने जिसको सुना उसने अपनी क्रिश्चियन बुक्स का बताया, जैसे बुक ऑफ इनॉक है, उसके बारे में आपको चर्चा ही नहीं करेंगे। एक है गॉस्पेल ऑफ थॉमस, उनमें वही चीज़ें दी गई हैं, लगभग मिलती जुलती महायान से, बातें वही हैं, वो कहने का स्टाइल अलग, लेकिन वो हटा दी गई हैं। बाइबल ओरिजिनल एडिट कर दी गई है, जो मुख्य शब्द थे, जो आपको वो सहज योग सिखा रहे थे, अपने से कनेक्ट होना, वो शब्द हटा दिए गए उनमें से, और उसका अर्थ बदल गया। जिसको मैंने सुना था उस बंदे ने बाकायदा सबूतों के साथ दिया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर ये क्लियर हुआ कि ये 300-400 ईस्वी में नागाओं की और इनकी संधि हुई। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हम तुम मिलके ही राज कर लेते हैं, आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम वेल्थ इकट्ठी करेंगे, आपको बदले में जो चाहिए हम देंगे। उन्हें खाने के लिए मनुष्य चाहिए थे, उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। बदले में क्या दोगे? बोले हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे। बोले ठीक है दो। तो आप देखें, ये जितनी बारूद, तोप, पिस्तौल, गन्स जितनी आई हैं, उधर से ही बन के आई हैं। हमारे जो उस समय के राजपूत थे या क्षत्रिय थे, वो मुगलों से हारे ही तोपों की वजह से। उनके पास तोप नहीं थी, और जब मुगल यहाँ आके बैठ गए तो एक राजा है, अभी मैं देख रहा था, उनका आ रहा था, एक वो गाइड बता रहा था, तो वो वहाँ विजिट किया उन्होंने ईरान में, तोप का कारखाना देखा है। फिर उसी टेक्नोलॉजी को वो इंडिया लाए हैं, यहाँ तोप का कारखाना बनाया, तब जाके यहाँ तोप बननी शुरू हुई। सबसे पहले बारूद का प्रयोग जो मेरी जानकारी में है, वो तैमूर लंग ने किया 1380 के आसपास, 14वीं शताब्दी में वो आया था, दिल्ली लूट के ले गया। अब किसने क्या लूटा, क्योंकि ये लोग तो थे ही लुटेरे शुरू से, खानाबदोश कौम थी ये, तो यही है, जहाँ जो मिल गया मार लिया, हिसाब किताब। तुर्क लड़ाके होते थे, टर्की वाले, उनका वो थे ही लड़ाके, उनको हर फौज अपने यहाँ सैलरी पे भर्ती करती थी, उनको लड़ने की सैलरी मिलती थी, प्लस जब वो किसी को जीत लेते तो उन्हें थोड़ा लूटने के लिए दे दिया जाता था, उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी, इसलिए वो लड़ते थे जान पे खेल के। और जो तैमूर लंग ने जो लड़ाके भर्ती किए थे, वो इतना ध्यान रखता था अगर वो मर जाए तो भी उनके परिवार को एक अच्छे खासे पैसे देता था, इसलिए वो लड़ते थे और जी जान से लड़ते थे। तो इनको कोई घर नहीं बनाना था, ये तो खानाबदोश कौम थी, इनका काम ही लूटना था, बस लूटो अपना घर चलाओ, दैट्स ऑल। हाँ, जो अकबर बाबर वगैरह आए, वो यहाँ शासन करने के हिसाब से आए, उन्होंने कहा भाई हम यहीं अब शासन करेंगे, वो लूट के कुछ नहीं लगे। अब्दाली अब्दाली जो थे, गौरी था, ये सब लुटेरे थे, ये तैमूर लंग वगैरह, ये लूट के चले गए, उन्होंने वापस आके देखा भी नहीं फिर, लेकिन वो यहाँ शासन करने के लिए आए थे। उसके बाद जब 300 ईस्वी 400 ईस्वी के बीच में नागाओं की और इनकी सुमेरियंस की संधि हुई, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, वेल्थ पे हम कब्जा करते हैं, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी वो देंगे। अब समझो कि नागाओं के पास कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय थी, और वो ध्यान वगैरह में भी बहुत आगे थे, स्पिरिचुअली भी बहुत आगे थे। लेकिन क्या सारे इंसान स्पिरिचुअली आगे हैं? क्या सारे इंसानों में इंसानियत है? आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही उनमें थी। तो जो बुरे लोग थे वो अपने और मांसाहारी शाकाहारी क्या अब नहीं होते हैं? और क्या क्या नहीं खाते हैं? चाइना में देखो आप, इंसान के भ्रूण तक को खाते हैं वो। तो वो खाना है अपना अपना, आप जिसकी जैसी पसंद। अब वो आज है नहीं है, मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता, लेकिन उसी से DUMBS, डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस बने उस समय। US में बहुत समय तक बच्चे किडनैप होते रहे और उनका कोई पता नहीं चलता था। आज भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है DUMBS का, इसके बारे में पढ़िएगा तो आगे होगा। अब मैं आपको किसी तरह से थोड़ा सा लेटेस्ट की तरफ ला रहा हूँ, ताकि ये पार्ट समाप्त हो तो उसके बाद हम काम की बात करें। तो
अब ये बीच का समय आया जिसमें ये लगभग 100 ईस्वी से अंग्रेजों ने लूटपाट शुरू कर दी, रोमन साम्राज्य गिर गया, उसका फायदा सब उठाना चाहते थे, तो सबसे पहले चर्च खड़े हो गए, एक हुआ जीसस का बनाया, क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी में वो सिखाते थे कि हम जो वाइट पिगमेंट वाले हैं, हम ईश्वर की संतान है, हम ही मनुष्य है, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। और जब उनको धर्म में ये सिखाया जाता था अंग्रेजों को कि इंसान केवल हम हैं, तो उनका धर्म बड़ा नैतिक है अपने आप में। वो देखेंगे आप बड़ा तेजी से भागेंगे, मदद करेंगे। आपने यहाँ की तरह देखा होगा, वहाँ जो रेस्टोरेंट है वहाँ कोई कॉफ़ी पीने जाएगा तो कहतेगा चलो 2 कॉफ़ीज़ 1 हैंगिंग, 3 कॉफ़ी के पे करेगा, पिएगा 2, और एक पर्ची वहाँ टंग जाएगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कॉफ़ी पीनी है और पैसे नहीं है तो वो हैंगिंग में से एक मांग लेगा। अधिकतर जो भिखारी विकारी वहाँ वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, मकान भी नहीं है लोगों के पास, ऐसी खाने में वो कह देते हैं 1 हैंगिंग, पिज़्ज़ा 1 हैंगिंग, 2 पिज़्ज़ा के पैसे दे जाएगा। तो कोई भूखा आएगा वो, और वो ईमानदारी से देते हैं उनको। यहाँ तो खा जाएंगे वहाँ के बहरे ही, यहाँ के मैनेजर ही खा जाएंगे उस हैंगिंग को। तो वो बहुत नैतिक है क्योंकि उनका धर्म बहुत नैतिक है, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए। ब्लैक्स को तो वो मानते थे कि ये तो कीड़े मकोड़े जानवर हैं, तो इन्हें मारने में कुछ नहीं जाता। उन्होंने नरसंहार किया बड़ा, और उन्होंने कहा भाई जो ये धरती है सब हमारी है, और इसकी जितना भी खजाना उस पर हमारा अधिकार है। ये उनके धर्म में सिखाया गया। जैसे कि मुस्लिम धर्म में उलेमाओं ने जिहाद की कहानी पढ़ा पढ़ा के मुस्लिम्स को रेडी कर लिया कि ठीक है आप धर्म के लिए जिहाद करो, लड़ो। वैसे शांति है हमारे पास बहुत, जो मुस्लिम है वो सब बहुत। मोहम्मद साहब का इस्लाम में तो ये था जिसने मुस्लिम धर्म कर्म वो कर लिया वो दास भी नहीं बनाया जा सकता, गुलाम भी नहीं हो सकता, उसको गुलामी से भी निजात मिल जाती। तो बहुत लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया उस समय। जो रोमन लोग उन्होंने कब्जे किए थे, उन्होंने कहा यार ये कौन मरे इनके चक्कर में दास बन के, चलो मुस्लिम हो जाओ। मुस्लिम हो गए तो वो उनके बराबर में खड़े होने लगे। तो ये मोहम्मद का इस्लाम था। फिर मुल्ला का इस्लाम आया, उसने जिहाद के नाम पे उनको लगा हमें लूटने की खुली छूट मिल गई। अब इन्हीं तैमूर जैसे लोगों ने जगह जगह हमले करके लोगों के सामान भी लूटे और उन्हें मुस्लिम भी बनाया। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बौद्ध थे यहाँ अफ़गानिस्तान में, उनका नाम मुझे याद नहीं, मैंने शायद किसी वीडियो में बताया है। तो उन लोगों ने जब मुस्लिम धर्म अपनाया तो उन्होंने बहुत फैलाया मुस्लिम को। फिर बाद में किसी शासक ने उनको पूरा समाप्त कर दिया। खैर ये सब चलता रहता है, तो हिस्ट्री है। तो मैं 300-400 ईस्वी से हमारी किताबों में एडिशन डिलीशन होने शुरू हो गए। इधर ब्राह्मणों को मौका मिला, उन्होंने ये पूरा पाली साहित्य सब जलवा डाला, पूरा नालंदा ख़त्म किया। अकेला नालंदा नहीं जला, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जलाई गई। नालंदा क्योंकि सबसे बड़ी थी तो इसका नाम है। बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, सब जलाई गई उसी समय में। पूरी तरह से पाली साहित्य को, महायान साहित्य को ख़त्म कर दिया गया, और उसी महायान को पढ़ पढ़ के जो अच्छी चीज़ें थीं उनमें से, क्योंकि आप कोई नया साहित्य लिख रहे हैं तो अच्छा तो डालना पड़ेगा, नहीं तो समझ लोग कैसे मानेंगे कि तुम ठीक कह रहे हो। तो पहले तो बुद्ध को इन्होंने विष्णु का 10वां 11वां जो भी अवतार है वो बताया, ताकि लोग माने कि अरे बुद्ध तो ये विष्णु वाले ही पंथ के हैं। हालांकि किसी मंदिर में आपको बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिलेगी, ना कोई ब्राह्मण पूजता हुआ मिलेगा, ना कोई हिंदू है, वो अवतार हैं विष्णु के, इन पूजा केवल राम और कृष्ण को जाएगा। उसके बाद उन्होंने उसमें से कहानी उठाई, ये नूह की बाढ़ वाली कहानी को मनु पे चिपका दिया, जबकि ये बाढ़ बाढ़ किसी परमात्मा ने नहीं भेजी थी, ये तो होता ही रहता है। अभी अभी नया जो हमारे पास इनपुट है उसके हिसाब से आगे हिमयुग आने वाला है, मतलब चीज़ें ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। अर्थ की कोर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है, तो अब इसमें भूकंप भी आएंगे, ज्वालामुखी भी फटेंगे। तो इसको आप भगवान का कहर नहीं कह सकते, ये प्रकृति करती है, अपने आप चेंज होती होती है। जो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं सेंटर ऑफ गैलेक्सी से, बेसिकली सेंटर ऑफ गैलेक्सी की जो कॉस्मिक रेज हैं वो ज़्यादा अर्थ के कोर को इफेक्ट करती है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है।
पृथ्वी का इतना बढ़िया वातावरण है, ये अपनी प्रदूषण खुद खत्म कर लेता है, सेल्फ सस्टेनेबल है पृथ्वी, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आगे भी होंगे, अब ये शुरू हो ही चुके हैं लगभग, आप देख रहे हैं कितने सारे पुल गिर रहे हैं, कितनी सारे सड़कें धंस रही हैं। अब आप राजनीति में तो यही है कि जी बीजेपी की बनाए पुल गिर रहे हैं, बीजेपी की बनाई सड़कें गिर रही हैं, लेकिन उससे पुराने भी गिर रहे हैं। उत्तराखंड में गिर गए बहुत सारे, क्यों गिर रहे हैं भाई, सोचो ना। क्योंकि अर्थ का कोर विपरीत दिशा में घूमने लगा है, और टेक्टोनिक प्लेट्स जो सबसे बड़ी हैं, 3 प्लेट्स मिलती हैं पाकिस्तान के पास और या शायद कैलिफोर्निया के पास है। तो यहाँ भूकंप आने ही आने, तो वो प्लेट्स मूव कर रही हैं अंदर अंदर, बड़ा भूकंप नहीं आ रहा, छोटी छोटी मूव हो रही हैं, तो धरती दरक रही है। इसलिए पुराने पुल भी, नए और पुराना कुछ नहीं देख रही, वो जहाँ दरकेगी वो तो जरा सा उसका पिलर हिला और पुल गया। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रेत के पुल बना दिए गए। ठीक है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा, होता ही है, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ इंजीनियर नहीं होता कि इतना भ्रष्टाचार कर दे कि पुल गिर ही जाए। उनकी कहानियाँ यही हैं कि प्लेट्स खिसक रही हैं। हालांकि इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अब आपको मेन उस पर लेके चलता हूँ। पहले एक चीज़ और क्लियर कर लूँ बस, ये 300-400 ईस्वी के बाद से चीज़ों में मैनिपुलेशन करना शुरू हुआ, सारी धार्मिक किताबों में मैनिपुलेशंस हुए। इवन से तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत का रास्ता ही बाहर के लोगों के लिए 1980 में खोला, उससे पहले तक तिब्बत कोई पहुंच ही नहीं पाया, तो वहाँ के ग्रंथ जो है अपने इंटैक्ट है। अब किस ग्रंथ का क्या पार्ट कहाँ पढ़ा हो मैं नहीं कह सकता, बट तिब्बत जैसी कुछ और भी जगह है इस धरती पे जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाए, और दे आर वेरी हिडन प्लेसेस, मतलब लोगों को पता भी नहीं था उनके बारे में, और वो दुनिया से इतने कटे हुए थे। तो वहाँ ओरिजिनल चीज़ें आज भी हैं। क्रिश्चियन साहित्य भी जिंदा है, और क्रिश्चियन साहित्य में आपको कई पुरानी पिक्चर्स दिखेंगी जिसमें यीशु मसीह के ऊपर आपको यूएफओज दिखेंगे। तो ये माना जाए कि 200-300 ईस्वी तक या उससे आगे तक भी, आगे का तो मैं गारंटी नहीं ले रहा क्योंकि उस समय की पिक्चर्स में दिख रहा है, तो यूएफओज आना कॉमन था। नागों से लोग डरते नहीं थे, इनकी इज्जत करते थे, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स यहाँ आते थे, वॉच करते थे, मे भी किसी से मुलाकात भी करते हो, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने अंडरग्राउंड बेसिस बनाए और वो हिडन होते चले गए, क्योंकि मेन तूफान जो आया इनमें ही कुछ अच्छे बींग्स ने, अब चाहे वो एज ए स्टार सीड बॉर्न होके हुआ हो या शेप शिफ्टिंग करके वो आए हों, या 1840-50 के आसपास से ही, बल्कि और पहले से शायद, साइंस में थोड़ी थोड़ी तरक्की देनी शुरू कर दी गई थी। उसके बाद जो मेन पैक्ट हुआ इनका 1920 के आसपास हुआ, 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास की बात है, 1920 के आसपास हुआ, जिसमें इन्होंने और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात की। नागास के पास वो थी। अब जैसे ये चोलाज जो हैं, चोलाज वाले मंदिर मैंने बताया था, ये नागों ने बनाए सारा पूरा, जितने भी बढ़िया बढ़िया मंदिर जो आपको देखने में ही लगेंगे कि ये मैन मेड नहीं है। तो मैं ज़रा एक बार पीरियड देख लूँ चोलाज का कब का है, शायद 1400 या 1300 या 1200 के आसपास का होगा। चोला डायनेस्टी, चेर चोल ये सब एक ही थे। हाँ, तो 9वीं से 13वीं शताब्दी, हाँ वही, तो लगभग ये 12वीं-13वीं शताब्दी के मंदिर हैं जो कार्बन डेटिंग वगैरह से बताते हैं। तो 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी या 900 ईस्वी, ऐसे ये मंदिर बने हैं। ये सब नागों के बनाए हुए हैं। उस समय केवल ये अपनी स्थापत्य कला दिखा रहे थे, और आगे बढ़े तो इन्होंने अपनी जो वंश थे उनको, क्योंकि नागों से पैदा संतानें शक्तिशाली बहुत होती थी,
तो मैं तो डाउट में हूँ कि राणा प्रताप वगैरह को भी अगर हम पीछे सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं नागों से इनका कनेक्शन आ जाएगा, क्योंकि जितना भारी भाला तलवार ढाल आदि वो लेकर के चलते थे, इतने में तो आदमी भाग ही ले, चल ही ले, वही बहुत है। बहुत शक्तिशाली होते थे, उनमें कुछ ऐसे जेनेटिक गुण रहे होंगे। उसके बाद 1920 में इनका मेन पैक्ट हुआ रेप्टिलियंस और इनका, कि भाई अब खेलते हैं खुल के। और उसी समय में कुछ और एलियंस भी आए जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी को एक अच्छी टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि उस समय रशिया और यूएस को कोई नहीं जानता था। उस समय सबसे जो पावरफुल देश था जर्मनी था। जैसे पहले भी किसी ने पूछा था कि भाई ये इंडिया क्यों नहीं आए, इंडिया तो ये अब भी नहीं आए, ना आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर भारत में आपको कुछ करना है तो प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा, वर्ल्ड में कुछ करना है तो आपको रशिया और यूएस से मिलना पड़ेगा, आज की डेट में तो चाइना से भी मिलना पड़ेगा। चाइना को भी एलियन टेक्नोलॉजी बहुत मिली है, तभी तो तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी में। उस समय जर्मनी को मिली थी, इसीलिए जर्मनी के साइंटिस्ट उठाए थे ऑपरेशन पेपर क्लिप में यूएसए ने, ताकि उसका नासा बिल्ड हो पाए, वो अपना एक स्पेस प्रोग्राम बना सके, मिसाइल्स बना सके, ये सब बना सके। तो खैर उस समय और एलियंस भी आए। फिर 1950 में ये, उससे पहले इन्होंने जब परमाणु बम की टेक्नोलॉजी दी, फिर वो हिरोशिमा नागासाकी पे 2 बम छोड़ दिए, तब गैलेक्टिक अलायंस सतर्क हुआ। क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा ब्रह्मांड है, सारी गैलेक्सियां हैं, ये आपस में बहुत महीन तारों से जुड़ी हुई हैं। मैंने इसका पहले भी आपको एग्जांपल दिया था। अब ये असली बातें हैं जिन्हें बनाने के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। अभी तो ये सब बैकग्राउंड चल रहा है, इससे अगला वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, अगर आप जाले को कहीं भी टच करेंगे पूरे जाले में वाइब्रेशन है। यहां तक कि आपका जीवित होना, आपका पैदा होना और आपके मरने से भी इस पूरी वेब में, इसे बोलते हैं डिवाइन मैट्रिक्स। इसको वो मैट्रिक्स में समझिएगा जो एलाइट्स ने बनाई है, वो तो इन्होंने मैट्रिक्स, अंडर मैट्रिक्स या ओवर मैट्रिक्स कह दीजिए उसे, कि आप इस डिवाइन मैट्रिक्स को ना जान पाए। तो ये डिवाइन मैट्रिक्स जो है, इसमें आपके भी मरने जीने से फर्क पड़ता है। जैसे मकड़ी के जाले को कहीं छू दो तो पूरा जाला वाइब्रेट करता है। तो भाई जैसे ही वो हुए, तब वो बेनोवेलेंट एलियंस भी आए। 1950 में यूएस के बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे, नाम मुझे याद नहीं है, देख लेना कौन थे। उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने कि आप ये डार्क टेक्नोलॉजी छोड़ो, हम आपको बढ़िया हैप्पी रहने की टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी हम देंगे, क्योंकि नागाज की टेक्नोलॉजी पॉल्यूटेड थी है। वो कह रहे हैं कि हम आपको ऐसी चीज़ें सिखाएंगे, आप मानसिक रूप से आपके एयरक्राफ्ट चल जाएंगे। उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा आपके पास कुछ नेगेटिव बींग्स भी आएंगे, उनसे खबरदार रहना, क्योंकि वो आपको ईगो की तरफ ले जाएंगे, आपको बड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो तहस नहस का सामान देंगे। अब ये नागाओं से अलग चल रहा मामला। नागास तो जो हैं सो हैं, तो पहले से रह ही रहे हैं, अब वो भी आए। तो उन्होंने मना कर दिया प्रेसिडेंट ने, लेकिन उन्होंने एक ग्रुप बनाया था MJ12, यही सब कलेश करने के लिए, यूएफओ वो करने के लिए। उनके जो हेड थे उन्होंने लपक लिया उनको, उन्होंने कहा ठीक है हमें दो आप टेक्नोलॉजी। उनको वो बात समझ में नहीं आई जो उनके प्रेसिडेंट के समझ में आई थी। तो भाई उनके पैक्ट हो गए और फिर ये खेल शुरू हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ एक ट्रीटी शायद 1920 में गैलेक्टिक फेडरेशन के साथ हुई थी, आई एम नॉट श्योर कि तभी हुई थी कि नहीं हुई थी। इन चीज़ों का कोई एविडेंस नहीं है। जैसे कि जो इस बुक में लिखा हुआ है ये मुझे पता है, मुझे कैसे पता है मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कई बार अपने ग्रुप में बता चुका हूँ। ओवरव्यू इतना क्लियर नहीं पता, लेकिन जब बुक पढ़ता हूँ तो वही चीज़ जो मेरे दिमाग में है, जो खाका मेरे अंदर खिंचा हुआ है,
जो ब्लूप्रिंट है वही सच होता हुआ देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार मुझे कैसे पता है ये सारी बातें। तो मे बी 1920 में कोई ट्रीटी हुई हो या 1950 में हुई हो, कहीं कोई ट्रीटी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको अब, और वो शायद हो सकता है कि 1920 में ही के आसपास ही हुई हो, कि जिसमें, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों की आपस में जुड़ने से पहले वो लोग इन लोगों के पास आए हो कि भाई अब आपने बहुत कर लिया, अब आपका टाइम खत्म हुआ। हो सकता है वो ट्रीटी बहुत पुरानी हो कि भाई अब आपको ये आपने जो सिखाना था, अब मानव सभ्यता उस लायक हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं और हमने आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी दे चुके हैं, मतलब आप काफ़ी टेक्नोलॉजी दे चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने अर्थ पे नहीं बांटी थी। क्योंकि जो भी आज आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो 1950 1960 की टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको। तो सोचो 2000 में उन्होंने क्या बनाया होगा। तो उन्होंने कहा अब आपके पास टेक्नोलॉजी, आप इसे बांटिए और इनको फ्री कीजिए, अब नहीं चलेगा। तो इन्होंने कुछ टाइम वाइम मांगे होंगे, जैसे भी हुआ। फिर वो 1950 में हुआ तो उसमें फेडरेशन भी आई। फिर फेडरेशन ने एक रूल अपना चेंज किया था। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। आपके दिल को ये बातें अच्छी लग रही हैं, सच्ची लग रही हैं, हार्ट पर रिजोनेट कर रही हैं, अगर आपका हार्ट बोल रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है कि यस दिस पर्सन इज राइट, तो ही मानना। कि इनका कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ आपके डीएनए से आपका हार्ट ही बता सकता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जिसको गलत लग रहा हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। जिसको सही लग रहा हो वो मुझसे सहमत हो सकते हैं, पर इसका कोई सबूत नहीं। तब 1950 में उन्होंने अपना एक रूल चेंज किया था कि हम अर्थ को मंगल की तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। उसके बाद से कोई भी परमाणु विस्फोट पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नहीं हुआ। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब परमाणु मिसाइलें तैयार कर दी गई। ऐसा कई जगह के जो चौकीदार थे, जो वहाँ सैनिक लोग उसकी रखवाली करते हैं उन बेसिस की, उन्होंने कहा कि कोई कोई बताता है लाल रोशनी सी तेज़ी से घूम के यहाँ से गई, और कोई कहता है नीली रोशनी घूम के गई, और वो सारी मिसाइलें उनकी बेकार हो गई, उनके सर्किट्स ख़त्म हो गए। ऐसा एक दो बार तीन बार इस अर्थ पे हुआ है। अब मैंने पढ़ा था वो किस कंट्री का था, शायद यूएस और रशिया का ही कुछ था। कब हुआ क्या हुआ हमें नहीं पता। जैसे कि एक फॉल्स अलर्ट आ गया था रशिया के पास कि यूएस ने अपनी परमाणु मिसाइलें दाग दी हैं, और वहाँ जो बंदा था उसके पास कोड था, ही वॉज रेडी टू शूट दोज मिसाइल्स। लेकिन पता नहीं उसके हृदय में क्या हुआ, उसने कहा कि ये फॉल्स भी हो सकता है, लेट्स वेट। हालांकि अगर वो मिसाइलें गिर जाती तो उसकी वेट बड़ी ख़तरनाक होती, लेकिन उसने फिर भी वेट किया, और पता नहीं किस शक्ति ने उसको वेट करने बोला, और उसने अपनी मिसाइलें फायर नहीं की, और वो सब फॉल्स अलर्ट थे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, नीचे अंडर वाटर या अंडरग्राउंड कुछ परीक्षण हुए हैं परमाणु मिसाइलों के, लेकिन ओवरग्राउंड कुछ नहीं हुआ। तो वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बराबर, और उसके हिसाब से ये 2000 में हमको फ्री हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। फिर 2012 वाले का टाइम दिया गया, वहाँ भी नहीं हुआ। तो 2012 में उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आपकी मर्जी है, आप 2030 तक नहीं करेंगे तो हम इसे टेक ओवर कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम 2030 तक करेंगे, और आप ये सस्टेनेबल गोल वगैरह जितना भी कुछ है इनका केवल टारगेट 2030 है। सोच के देखिए, वाई नॉट 2028, वाई नॉट 2031, ओनली 2030। और उसके लिए अब ये मैट्रिक्स को इतना सघन करते जा रहे हैं, इतना डिपेंडेंट तुमको करते जा रहे हैं गवर्नमेंट पे कि तुम गवर्नमेंट की बात मानो। खेल आपकी फ्री विल का है, क्योंकि ये क्लॉज है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एंड अब थोड़ा सा हिंट मैं आपको अगले पार्ट का देता हूँ, क्योंकि अगला पार्ट बहुत ट्रेमेंडस होने वाला है। अब ये इतिहास सब खत्म हो गया। सभी जो अच्छी किताबें नॉन एडिटेड थी, सभी ने बताया कि इस हर्ट और माइंड के बीच में आपको
सामंजस्य बनाना है और अपनी पावर प्राप्त करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो हार्ट है, ये जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इट इज़ सो मच पावरफुल। सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन हमारी बॉडी में हार्ट है। और इस हार्ट में 45 ट्रिलियंस न्यूरॉन हैं। इसकी अपनी मेमोरी है, इसकी सोचने की क्षमता है, और आपकी जो चेतना, जिसे अवचेतन मस्तिष्क बोलते हैं, वो भी यहीं रिसाइड करता है। आप केवल किसी का हार्ट एक्सचेंज कर दीजिए, उसकी चेतन मेमोरी उसकी रहेंगी, लेकिन अवचेतन मेमोरी चेंज हो जाएंगी। वो व्यक्ति बिल्कुल बदल जाएगा। इसका उदाहरण है, मैं ग्रेग ब्रैडन को सुन रहा था तो उन्होंने दिया कि एक बार एक वृद्ध महिला को एक हार्ट मिला। एक बंदा सड़क दुर्घटना में मारा गया, उसका हार्ट चल रहा था, उन्होंने तुरंत ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट हो गया और जैसे ही वो होश में आई तो उसने कहा मैं बहुत भूखी हूँ, और उसने कहा मेरे को मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज चाहिए, और ये वाला चिली बर्गर चाहिए, और ये वाली बियर चाहिए। अब उसके घर वाले हैरान थे कि ग्रैंड मदर ने ये चीज़ें कभी नहीं खाती हूँ। तो फिर जो लड़के का हार्ट मिला था वो एक राइडर था। उसके बारे में जब डॉक्टर ने पूछताछ की तो उसको वो चीज़ें पसंद थी। तो जो क्रिएटिव मेमोरीज़ हैं, जो चेतन मस्तिष्क की मेमोरी है, वो आपके पास है। जैसे मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मैं ये शरीर अनुराग शर्मा का है, ये मेरी माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। लेकिन जो मेन और देखना, मतलब हमें नहीं पता उसकी, हमने स्टडी नहीं की, मुझे तो केस भी उधर से पता चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी वो राइडर की तरह होने लगेगी, क्योंकि असली जिसे आप आत्मा बोलते हैं, जिसे मैं चेतना बोलता हूँ, वो हार्ट में रिसाइड होती है। ऐसे ही एक और केस उन्होंने बताया कि एक लड़की का एक उस वो जंगल के रास्ते जा रही थी, एक आदमी ने पकड़ के उसका बलात्कार किया, और उसको लास्ट में कुछ ऐसा कहा कि अब मैं तुम्हें मार रहा हूँ, या कोई स्पेसिफिक शब्द कहा, और उसको मार डाला। उसकी लाश बरामद हुई, हार्ट चल रहा था, तुरंत उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। उससे छोटी उम्र की एक लड़की, उसको होश आया तो उसको उस तरह के सपने आने लगे, वही आदमी बार बार दिखे और वो सारा मंजर उसको दिखे। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई, तो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ उसको शक हुआ तो उसने पुलिस वालों को बताया। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा क्या तुम उस आदमी को का स्केच बना सकती हो, वो बनवा सकती हो? वो उसको बता के बोले हाँ मैं बनवा दूंगी। स्केच आर्टिस्ट बुलाया गया, उसने उसका हुलिया बताया, वो आदमी पकड़ा गया। जब उसको अच्छे से मार पड़ी तब वो टूटा और उसने बताया हाँ मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की को मारा था। फिर उस लड़की ने वही शब्द बताए कि इसने ये कहा था, तो उसने बताया कि हाँ मैंने यही कहा था। तो ऐसे अगर आप किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, चेतन मस्तिष्क वही रहेगा, लेकिन जो असली आत्मा है, जिसे मैं, इसी से ये भी सिद्ध होता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये चेतना है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, और ये हार्ट में रिसाइड करती है। और इस हार्ट की इतनी पावर है, इसका जो साइंटिस्टों ने नापा है, 8 से 9 फीट डायमीटर में इसका, नहीं, 8 से 9 फीट दूर, डायमीटर नहीं, रेडियस में इसका ऑरा होता है। उसके बाद जब पूछा गया साइंटिस्ट से क्यों इससे ज़्यादा नहीं होता, बोले इससे ज़्यादा भी होता होगा पर हमारे पास एपरेटस नहीं है नापने के, हम केवल 8-9 फीट तक ही माप पाए इसको। और जब ये हार्ट इस माइंड के साथ कोहेरेंस करके, सामंजस्य करके कोई चीज़ फील करता है ना, तो ये पूरा जो अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस है, ये पूरा हिलता है और चीज़ें वैसे वैसे बदलने लगती हैं। इसके बारे में अगले पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ये क्यों कर रहे हैं। इस बात से पहले मैं एक बीच में थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, वो रह गया, मेरे याद नहीं रहा। तो जो मैंने आपको नागाज की स्टोरी बताई और मंदिरों की बताई, मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपने ग्रुप में भी एक भेजा था। वो खजुराहो के मंदिर में एक लड़की
एक टैबलेट पे कुछ कर रही है और एक मोबाइल से बात कर रही है, ऐसा बना हुआ है। प्रवीण मोहन को अगर किसी ने सुना हो तो उसने साउथ के मंदिरों में एस्ट्रोनॉट की कार्विंग दिखाई है। उसने दिखाया है कि हर महीने भ्रूण की क्या स्थिति होती है, उन्होंने उस पर बनाया है शिलाओं पे, बच्चा कैसे कैसे पैदा होता है। वो साइंस 1000 एडी में, 1100 एडी में या 900 एडी में जब भी वो बने होंगे, हमारे पास तो नहीं थी इस पूरी पृथ्वी पे। उन्होंने वो एविडेंस किस लिए छोड़े? अब आप पहले तो इससे समझ लीजिए कि नागाओं ने ही उसे बनाया। उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, वो जानते थे, और जानबूझ के उन्होंने, साइकिल चलाता हुआ आदमी उस पर बना हुआ, साइकिल तब थी नहीं अस्तित्व में। तो क्यों छोड़े थे उन्होंने वो इसलिए ही छोड़े थे कि उनको देख के आपके दिमाग में घंटी बजे जब ये टेक्नोलॉजी, अब तो जानते हैं आप वो भ्रूण है। आज से 200 साल पहले आप नहीं जान सकते थे कि ये भ्रूण के बारे में लिखा हुआ है, साइकिल क्या चीज़ है। शायद 300 साल पहले, 1700 में नहीं बनी हो, शायद 1500 में ना बनी हो, शायद 1600 में ना बनी हो। तो देख के क्या समझेगा? और एस्ट्रोनॉट तो 200 साल पहले आप जान ही नहीं सकते थे। एस्ट्रोनॉट का खेल तो 1900 में ही शुरू हुआ, 1800 में भी नहीं जान सकते थे आप। उन्होंने छोड़ी इसलिए छाप कि आप समझें कि कोई है जिसको ये पहले से पता था, जिसको 1000 ईस्वी में पता था, 1100 1200 ईस्वी में पता था कि ये चीज़ें हैं। लेकिन आप बस जाते हैं, तिलक लगा के आ जाते हैं। वो एक बच्चा पैदा करती हुई लेडी दिखा रहा है, लोग उसी में सिंदूर लगा लगा के आ रहे हैं। तो इतने अव्वल दर्जे के सी हो आप हिंदुस्तानी लोग, जो आपको मानना बड़ा पसंद है, क्योंकि जानने में मेहनत लगती है। अंग्रेजों ने ढूंढा है आपको, अंग्रेजी हुकूमत ने हमें इतना कुछ दिया है, इन अंग्रेजों ने इतना लिया, बहुत कुछ है, लेकिन दिया भी बहुत कुछ है। आप लोगों ने नहीं ढूंढा। आप लोग तो राम को भगवान मान के खुश हो, कृष्ण को भगवान मान के खुश हो। तो आपके साथ इससे ज़्यादा होना भी क्या चाहिए जो हो रहा है। खैर, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको वो आंसर्स मिलें कि किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे, कैसे बनाए थे। तो अब इसे जोड़ लीजिएगा, ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपके एक सवाल किसी के दिमाग में उठ रहा हो, तो वैसे तो हिंदुस्तानी के दिमाग में गोबर ज़्यादा भरा होता है, सवाल कम उठते हैं। या तो वो मुझे सिखाने आएंगे कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, या वो ये प्रूव करने आएंगे मेरे कमेंट्स में या ईमेल्स में कि नहीं नहीं भगवान तो सच में है। तो भाई साहब, मैंने कम माना, आप मान रहे तो मानिए, मेरे लिए ख़त्म हो गए तो हो गए, मैं नहीं दोबारा मान सकता। जैसे आप अपनी चीज़ पर अडिग है, मैं भी अडिग हूँ, तो मुझे सलाह मत दो। मैं कुछ बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे सुन लो, ना अच्छा लगे मत सुनो। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस चैनल में आने की। अब मुझे आप पसंद नहीं करते हैं, मेरे को आप समझ में, आपको मैं समझ में नहीं आता, अनसब्सक्राइब करो, चले जाओ। उन्हें नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर। जो मुझे फौज नहीं खड़ी करनी है सब्सक्राइबर की, मैं सब्सक्रिप्शन के लिए सब बना भी नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जागने वाले लोग हैं, जो जागना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ सवाल हैं, अगर उनके जवाब में उन्हें मिलते हैं तो आ जाओ, वेलकम है भाई। क्योंकि किसी दिन, आज जब यहाँ तक आए, किसी दिन ध्यान भी करेंगे, क्योंकि ये सब आगे आपको बताऊंगा, साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि ये ध्यान से सब कैसे होता है। और इसी से पीछा छुटाने के लिए तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ, मुझे बताओ। दे आर क्रिएटिंग फियर ओनली। केवल और केवल आपको डराया जा रहा है इंद्र के जमाने से। देखिए, आप ऋग्वेद का प्रथम मंडल पढ़िए। इंद्र तुम आओ, हमने तुम्हारे लिए सोमरस तैयार कर रखा है, सोमरस पी जाओ, तुम ये हो, तुम वो हो। अग्नि, तुम इंद्र को ले आओ, हमारे यहाँ सोमरस रखा है, तुम भी पियो, अपने घोड़ों को भी पिलाओ। इंद्र के घोड़ों के तलवे चाटने को तैयार है। ऐसे समझो जैसे अपना पिछवाड़ा खोल के खड़े हैं, इंद्र आओ, हमारा गुदा मर्दन करो, सोमरस पियो, मजे लो। सोमरस निचोड़ने वाले पत्थरों तक की स्तुति हो रही है। भाई वो पत्थर है भाई, सोमरस निचोड़ने वाले की उंगलियों की स्तुति हो रही है। ये हम हैं, ये हमारा वैदिक धर्म है। खैर, किसी की भावना और ठेस पहुंचाने का मेरा वो नहीं है, लेकिन जो मैंने सीखा वो बता रहा हूँ।
तो ये फियर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप खुद से ना जुड़ पाएं, और ये मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा अगले पार्ट में। उसके लिए ये 2 पार्ट थोड़े बोरिंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में जानना चाहता है इनको, इन 2 पार्टों की बहुत ज़रूरत थी कि मैं आपको हड़प्पा संस्कृति से और यहाँ तक ले आया हूँ। अब बात करूँगा कि फियर क्या करता है, और ये सिर्फ फियर ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप फियर में फंसे, और वो फंसे ही हुए हैं, कौन व्यक्ति है जो फियर से मुक्त हो गया हो? मैंने अभी 2 हफ्तों से अपने ग्रुप में बोला है कि भाई अब आप मुझे फिजिकल होना बताएं, नए लोगों के अलावा पुराने जितने लोग हैं ये बताएं विचार क्या चल रहे हैं। तो लोग इतना गेम खेलते हैं मेरे साथ, कोई कहेगा विचार थोड़े से थे फिर वो हट गए। अबे बेवकूफ, मैंने तेरे से पूछा क्या विचार थे वो बता ना। अब जो ईमानदारी से बता रहे हैं तो पता चल रहा है मैं आज तक परेशान हूँ कि अमुक व्यक्ति आज तक बीमारी से क्यों नहीं छुट पाया, अमुक व्यक्ति आज तक आनंद में क्यों नहीं आ पाया, अमुक व्यक्ति का फाइनेंशियल खेल क्यों नहीं सही हो पा रहा। वैसे तो बड़ी अच्छी साधना बता रहा, लेकिन कचरा इतना चल रहा है, इतना ढेर जमा कर रहे हो, फिर लगेंगे रील देखने में दुनिया भर की कूड़ा कबाड़ा। मैंने कहा ना, कचरे को तो आप बिल्कुल इंडोर्स करते हो, आजा भैया। को तुम्हारे घर में के सामने कचरा फेंक जाए, अपना डस्टबिन उल्टा कर दे, तुम उनकी मुंह तोड़ दोगे, गालियां देते देके उसके कान पका दोगे, लड़ने पहुंच जाओगे। पर तुम्हारे दिमाग में कोई कितना ही कचरा डाले, तुम आराम आ जाओ भाई, वेलकम। अरे ध्यान रखो क्या देख रहे हो, यही विचार तुम्हें आगे जाके परेशान कर रहे हैं। इसीलिए जब कोई कह रहा है कि जी वो डिजिटल करेंसी आ जाएगी, ये कंट्रोल कर लेंगे, वो अरे जब होगा तब होगा, देख लेंगे। आई ना वैक्सीन की, भाई सबको लगेगी, इसके बिना बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, सफर नहीं करने दिया जाएगा, 2 बार जाके लगवाई है। और हुआ भी, ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा। हमने अपनी मदर से मना किया, हालांकि उनकी हमारी बोलचाल नहीं, फिर भी हमने कहा कि भाई ये मत लगवाना, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि लगवा ली। और मैडम को देहरादून जाना था, बिना उसके टिकट ही ना मिले, लगवाइए ही सुई। अब शरीर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए वो जाने, भाई हमने अपना काम कर दिया। और अब कौन पूछ रहा तुमसे सर्टिफिकेट को? तो ऐसे ही कैओस क्रिएट करते हैं, इनका तो खेल है, ऑर्डर आउट ऑफ कैओस। ये ऐसी ऐसी, थोड़े दिन रुक जाओ, थम जाओ, क्यों भाग रहे हो इतनी जल्दी, आराम करो। लास्ट वाले में लगवाएंगे जब। अब लोगों का अभी तो फ्री लग रही है, फ्री में तो जहर खिला दो हिंदुस्तान के आदमी को, तुम खा जाएगा, साला टट्टी खा जाएगा, फ्री मिल रही है क्योंकि। अरे पैसे दे के लगवा लेंगे, कौन सी आफत आ गई, रुक तो जाओ। यहाँ आदमी नई गाड़ी जो एकदम लॉन्च हुई है उसको खरीदता नहीं है, वो कहता है अभी रुक जाओ, 2 4 5 महीने देख लें इसकी क्या परफॉर्मेंस है, और लोगों को खरीदने दो। लेकिन फ्री में जहर लग रहा, जाके लगवाया है, तब नहीं सोचेंगे। खैर, इसी तरह का कयोस, इसी तरह की प्रोग्रामिंग ये चल रही है। बहुत लोग फंसेंगे इसमें, यकीन मानना, बहुत लोग फंसेंगे। और इस पूरी पृथ्वी की एंटायर थिंग को बदलने के लिए केवल 10 से 15 हजार लोगों की जरूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जन्म और आपकी मृत्यु से भी इस वेब में कंपन होता है। जो मेरे साथ साधना कर रहे हैं उनको पता है कि जब साधना शुरू करते हैं तो एकदम से नेगेटिव एनर्जी कैसे टूट के पड़ती है, कितनी परेशानी, साधना नहीं करने देंगे। क्योंकि उनको पता है एक मैट्रिक्स में एक भी छेद उनको भारी पड़ने वाला है। और आप इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप नहीं डरेंगे वो आपको कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लव में हैं, कंपैशन में है, आपको तो लव भी नहीं आता, कंपैशन भी नहीं आता। कंपैशन यानी करुणा, लव यानी प्रेम। प्रेम में आप आदमी को जकड़ लेते हो, अब तू वहां नहीं जाएगा, इससे नहीं मिलेगा, ये नहीं खाएगा, अब सोएगा, अब जगेगा, ये लव है। बंदी बना लिया आपने प्यार के नाम पे उसको।
ऐसी करुणा, करुणा को आप समझ किसी कुछ और इसको पट्टी कर दो, ये करुणा है, ये दया है। करुणा करती है ये प्रकृति, तो करुणा करते जानवर। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, तो जू का एक शेरनी का बच्चा था, उसके साथ खेल रहा था, उसने जानबूझ के उसको, मैंने देखा उसने पैर से मार के उसको तालाब में गिरा दिया, और तालाब में गिरते ही फटाफट फटाफट उसको जैसे तैसे करके उसने निकाल के ऊपर रख दिया। यह है करुणा, सिखा रही है वो उसको। जानवर जानते हैं करुणा करना, आप नहीं जानते। आप तो अपने पुत्रों का, उनके पुत्रों तक का मार्ग कंटक विहीन करने में लगे हो, इतना पैसा कमा जाए, इनको कुछ बना जाए, बन जाएगा साला अपने आप। तुम नहीं बने, बना वही है जिसे कुछ बना बनाया नहीं मिला। ये ध्यान रखना मेरी बात, जिसे बना बनाया मिला है उसने केवल खराबी किया है। जब जब तुम अपने बच्चों का मार्ग कंटक विहीन करने में लगे रहे हो, खुद पिल रहे हो, पिस रहे हो उनके लिए, अपनी जीवन का एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हो, तुम उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोरी कर रहे हो। ध्यान रखना मेरी इस बात को। अगर तुम में करुणा हो तो उसे छोड़ दो अकेला, भाई जाओ, हमने अपनी जिंदगी बनाई, अब तुम बनाओ, देखो इस संसार को, झेलो इस संसार को। ये है कहानी। और इन सारे पार्टों के मूल में जब हम कंक्लूजन पे जाएंगे, मैं हर पार्ट में यही कह रहा हूं, इससे बचने का एक ही उपाय है, साधना। क्योंकि जो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप चीजें बदल सकते हैं, बिना साधना के वो स्टेट आप प्राप्त नहीं कर सकते। तिब्बतियन मॉन्क्स मोनेस्ट्री में बैठे हुए सुबह सुबह से शाम तक 18-18 घंटे, 16-16 घंटे प्रेयर्स में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी पद्धति वो है। लेकिन उनकी पद्धति से अगर हम चलेंगे तो हमें मॉन्क बनना पड़ेगा, हमें रोटी के लाले पड़ जाएगा। ये पद्धति आपके लिए आई है, अब कैसे आई है, कहां से आई है, मुझे कहां से मिले, मुझे भी नहीं पता। क्या पता मैं कौन हूं, मुझे कौन गाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन दिस इज वर्किंग। जो मेरे साथ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें पता है दिस इज वर्किंग। तो अगर अपने काम धंधे के साथ अपने घर को संभालते हुए गृहिणियां या जो लोग हैं वो कर सकते हैं, व्हाई नॉट। अब इसके पीछे मेरा ये भी लालच थी कि आप मुझसे आके सीखें। सीखना तो पड़ेगा अगर करना है। आप बाहर सीखे, मुझसे सीखे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात क्रिया योग की, दैट इज ए नेगेटिव सिस्टम। मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्रिया योग आपको फाइनल तक नहीं पहुंचाता। क्रिया योग हठ योग का पार्ट है, एंड दैट इज मेरे निगाह में वो एक नेगेटिव चीज है। पहली बात तो उसमें समय बहुत लगता है, उसमें ईगो आने के पूरे चांस रहते हैं, बिना गुरु के वो संभव नहीं है। उसमें समय बहुत देना पड़ता है, स्लो बहुत है। तीसरा, समाधि पे ले जाके आपको छोड़ देगा। लेकिन सहज योग में समाधि चलते फिरते लगती है, वो सुषुप्ति में नहीं ले जाता, ले जाता है, लेकिन आपका वर्क हैम्पर नहीं होता। आप ऐसे नहीं है 3-3 दिन तक समाधि में बैठे हो। समाधि इज नॉट द लास्ट, समाधि आखिरी नहीं है। समाधि सुषुप्ति की अवस्था है, वो बीच बीच में ध्यान में लगती रहती है हमारे। माफ कीजिएगा थोड़ा सा बार बार मुझे ध्यान का, इसलिए क्योंकि मोटो इन सारे वीडियोस का यही है कि मैं आपको समझा पाऊं कि इस सिचुएशन को आप कैसे कैसे अपने ध्यान के माध्यम से सेट कर सकते हैं, कैसे आप इन सब सिचुएशन जो आने वाली हैं और वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप अपने माइंड और हार्ट के बीच में सामंजस्य स्थापित ना कर सको, कि आप उल्टे सीधे विचारों में अपने इमोशन डालते रहें और अपनी लाइफ को मिजरेबल से मिजरेबल बनाते रहें। यही वो कर रहे हैं जब से उन्होंने ये फॉल्स मैट्रिक्स 1920 के बाद से तैयार करनी शुरू की है। उससे पहले ये सब
फॉल्स मैट्रिक्स नहीं था। और 1920 में ही ये लोग जिन्हें आप भूत प्रेत कहते हैं ये इस धरती पे आए हैं। उससे पहले ये नहीं थे। उससे पहले लोग वूडू वगैरह के बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती थी, बट दैट इज सिंपली डिफरेंट थिंग। उसके बारे में अगर किसी को पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। ये भूत प्रेत जिन्हें आप देख रहे हैं ये मनुष्य मर के कोई भूत प्रेत नहीं बनता है, ये अलग एंटिटी है, ये आप जान लीजिए। और ये भी आपके डराने का पार्ट है और आपके शरीर में बीमारी देने का पार्ट है। इनका काम ही है। फार्मा इंडस्ट्री के साथ इनकी बहुत अच्छी पैठ है, उसके बदले में वो उन्हें वो देते हैं जो उन्हें चाहिए। बहुत सारे कल्ट होते हैं और दूसरी बात उनको चाहिए आपकी लो वाइब्स, तो जैसे ही वो अंदर घुस जाते हैं तो लो वाइब्स मिलती हैं, साथ में आपको बीमारी देते हैं, तो बहुत सारा पैसा आपका ड्रेन हो जाता है फार्मा इंडस्ट्री की तरफ, तो बल्ले ही बल्ले हैं हर तरफ से। आप अपने शरीर की हर एक बीमारी को इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं यदि आपके हार्ट और माइंड के बीच कोहेरेंस हो गया, सामंजस्य हो गया, और आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए। केवल अपनी फीलिंग से आप अपनी हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। हो ही जाती है, साधक की हो ही जाती है, बहुत से लोगों की नहीं हो रही है मेरे यहाँ। तो मेरे हिसाब से वो अभी कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन अपने ईगो में बहुत हैं। मैंने कहा ना वो क्या कहते हैं, वो बरसाती पहन के नहा रहे हैं, रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम नहा रहे हैं, लेकिन अभी अंदर से खुले नहीं। अभी शर्म आती है बात बताने में। शर्माओ और शर्माओ, 10-5 साल निबट जाओगे, फिर क्या होगा। मैंने पहले भी कहा था गुरु के सामने नंगा होना पड़ता है। नंगा का मतलब अपनी सारी बातें, अपनी हृदय में क्या चल रहा है, जब तक आप अपनी कलुषता नहीं बताओगे उसे साफ करने का रास्ता कैसे बताया जाएगा। तो खैर काफ़ी लंबा हो गया है। तो किसी को यदि इस पे डाउट हो कि ये भूत 1920 से पहले थे नहीं थे, कुछ क्वेश्चन हो तो भेजिएगा, नहीं तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। और भी कोई आपके क्वेश्चंस हो तो भेजिएगा। और आपके बहुत अच्छा प्यार आपने पिछले वीडियो को भी दिया, तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, अच्छे कमेंट्स, सवालों का आपके इंतज़ार रहेगा। तो मैं आगे कुछ और अपने, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में एक हैं जो बहुत अच्छा कहते हैं कि भाई मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तो ठीक है, इनको सुन लो, जब समझ में आया फिर सुन लेना, ये कहाँ भागे जा रहे हैं। तो बस इसी के साथ बंद करता हूँ कि भाई जो यहाँ तक रुके उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स मिलते रहें। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक है, टेलीग्राम है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, और व्हाट्सएप है, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम है। जिसको सीखने का मन हो वहाँ अपना भेज सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये महीना मेरी फ़ीस है, इससे कम तो मैं नहीं सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।